समाचार कैरी मीडिया समूह मुख्यालय चंडीगढ़ पंचकुला में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। सबसे पहले आप सभी को शहीद दिवस, गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज चंडीगढ़ पंचकुला समाचार कैरी मीडिया समूह मुख्यालय में पंचकुला चंडीगढ़ से बहुत ही विशिष्ट जन, आदरणीय मीडिया साथी, समाज सेवी, मातृशक्ति यहां विद्यमान है। अपने विचार रखने के लिए, अपने प्रस्तुति के लिए समाचार कैरी मीडिया समूह हर उस अवसर पर समाज के दिग्गज लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हैं, उनके विचार रखते हैं, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले और समाज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया जाए। जी, पैनल का परिचय साहित्य संपादक अनिल त्रिखा जी कराएंगे, बाद में कराएंगे। आज 3 कार्यक्रम एक साथ होंगे, तीनों में हम सब सहभागी रहेंगे। सबसे पहले बात है शहीद दिवस की। 7,28,000 लोगों के बलिदान के बाद भारत देश को आजादी मिली। जिस आजादी में हम आज सांस लेते हैं, अपने विचार रखते हैं, इस आजादी के लिए मां ने अपने बेटों को, बहनों ने भाइयों को खोया है। बहुत सारी मेरी मातृशक्ति विधवा हुई है, उनका जीवन बहुत कष्ट में बीता है। उस आजादी का महत्व हमें समझना पड़ेगा। क्या शहीद जो सपने देखते थे कि हमारे बलिदान के बाद मेरा भारत कैसा होगा, आज यही चिंतन होगा, क्या उन शहीदों के सपनों का भारत हम बना पाए या नहीं बना पाए। कोई भी व्यक्ति अपनी जान तब देता है जब उसको अपना भविष्य नजर नहीं आता या अंधकार में जीवन दिखता है। आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए अपने जीवन का बलिदान वो देता है और उसका फल यदि ना मिले तो इसका क्या मतलब है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में गणतंत्र लागू हुआ था। गणतंत्र क्या है? संविधान, जिस कानून कायदे के अनुसार देश को चलना है। आसान शब्दों में है ये, किसी कंपनी को, किसी परिवार को, किसी देश को किन कानूनों के तहत चलना है, उसको संविधान कहते हैं। 1947 में देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान के रूप में कानून लागू हुआ कि जिस दिशा में हमारा देश जाएगा। अब बात करते हैं शहीदों के सपनों की। आज भारत देश की हालत क्या है? 78 साल हमारे देश को आजाद हुए हैं। सभी पार्टियों ने जो आज हमारे देश में है शासन किया है, किसी ने कम और किसी में ज्यादा। उसके बाद 80 करोड़ हमारे देश की जनता गरीबी रेखा के नीचे है। सरकार का दिया हुआ अनुदान अन्न के रूप में उनको मिलता है, तब उनका जीवन चलता है। 78 साल की यात्रा में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और एक ऐसा पक्ष है राजनीति जो भारत देश का सबसे बड़ा वर्ग है, एक समूह है उन लोगों का
जिसने राजनीति की वो आर पार हो गए। उनकी सातों पीढ़ियां बिना कुछ किए हुए 7 स्टार जिंदगी जी सकती है। और 80 करोड़ लोग आज भी भीख पर, सरकार की भीख पर निर्भर करते हैं। सरकार उनको अन्न देकर वोट लेती है। अप्रत्यक्ष रूप से हम ये कह सकते हैं, उन गरीब लोगों से अन्न के बदले में वोट का समझौता करते हैं। और राजनीति में आने वाला व्यक्ति, उनके परिवार के 3 पीढ़ियां एक 7 स्टार जिंदगी जीते हैं। उसके पीछे क्या हुआ? शिक्षा। शिक्षा गरीब आदमी तक नहीं पहुंचती। यदि गरीब व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो इन षड्यंत्रों को उखाड़ फेंकेगा। स्वास्थ्य, गरीब आदमी के नाम पर फायदा उठाते हैं राजनेता और अधिकारी। शिक्षा का निजीकरण सत्ता के लोगों का, स्वास्थ्य का निजीकरण फायदा सत्ता के चाटुकार सत्ताधारियों का। एक तरफ बात करते हैं हम सब एक हैं। जब भगवान ने इंसान को एक बनाया है, एक ही तरीके का खून है, सब अन्न के रूप में जो खाते हैं उससे खून बनता है। फिर जाति धर्म क्षेत्र क्यों? जो पहले की सरकारें थी उन्होंने जो उनके मतलब के जाति धर्म थे उनके लिए काम किया। जो विपक्ष में थे उन्होंने उन लोगों का जाति का प्रचार किया जिनकी उनको वोट मिल सकती थी। अंग्रेजों ने डिवाइड किया हमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब हम डिवाइड है जाट ब्राह्मण पंजाबी मुस्लिम नाई धोबी तेली चमार हरिजन। आज इनमें डिवाइड है। सफाई से रहना, अन्न शिक्षा सुरक्षा, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ये हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इस पर भेदभाव क्यों? ये सब विषय आप सबको सोचने होंगे। इन सब पर आप विचार करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 900 साल की गुलामी के बाद भी हम गुलाम हैं। बस सत्ता करने का या सत्ता चलाने का लोगों का तरीका बदला है। हम आज भी गुलाम हैं। अंग्रेज कोड़े मारते थे, काम लेते थे, खाने के लिए उतना ही मिलता था जितना जीने के लिए आवश्यकता है। और भारी भरकम टैक्स लगाकर उस टैक्स के पैसे से सारा राजस्व विदेशों में लेके जाते थे। ऐसे ही मुसलमानों ने 200 साल राज किया। अब हमारे ऊपर 78 साल से काले अंग्रेज शासन कर रहे हैं। हमें डिवाइड करके जातियों में शिक्षा मिलती है इनके बच्चों को फ्री। स्वास्थ्य का इलाज ये बाहर देश में जाके इलाज कराएंगे, अमेरिका में कराएंगे तो पैसा हिंदुस्तान की जनता का। इनके बच्चे बाहर देश में जाकर पढ़ेंगे, भारत देश की जनता का। ये कब तक आप सहन करेंगे? एक क्रांति और करनी होगी। युवाओं को एक बार फिर से बुलंद होना पड़ेगा। सत्ता पाने के लिए, सत्ता में रहने के लिए, जो उस रास्ते के लिए अनुपयोगी है, जो उस रास्ते के लिए अवरुद्ध है, उसको किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटा दिया जाता है। यदि आप लोग शिक्षित होंगे तो वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। 4 शब्द अंग्रेजी के बोलने से कोई शिक्षित नहीं होता।
हमें शिक्षा समझना होगा कि तंत्र क्या है, राज क्या है, शासन कैसे होता है, शासन चलता कैसे है। ये लोग बिना कुछ किए हुए इतना धनवान क्यों है। 8वीं 10वीं पास श्रीमान जी क्यों बन गए? आपकी वोट से। भारत के राजनेता का, चाहे वो पार्षद से लेकर सांसद तक है, उसकी कार का पेट्रोल आपके पैसे से, उसके घर का मेंटेनेंस आपके पैसे से, उसकी सैलरी आपके पैसे से, उसके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य, उसके टेलीफोन, उसके सभी खर्चे, और 5 साल के बाद उसकी पेंशन, जब तक वो जिएंगे उस पर आश्रित लोगों का सारा खर्चा भारत देश के लोगों पर। क्या ठीक है, गलत है? ठीक नहीं है। हाँ जी, ठीक है, गलत सब बताओ। ठीक है भाई साहब, गलत है? गलत है क्या? आप सोचते नहीं इस बात को? आप सोचते नहीं क्या? सोचते हो तो प्रयास क्यों नहीं किया? फिर प्रयास करो, जागो। जिस दिशा में शिक्षा में दी जाती है वो हमें चाहिए ही नहीं। जो शिक्षा हमारे बच्चे पा रहे हैं उनसे रोजगार नहीं मिलते, नौकरी नहीं मिलती। आज का युवा सिर्फ रोजगार पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए पढ़ता है, सिस्टम को समझने के लिए नहीं पढ़ता। ये बातें पढ़ाई जाती नहीं। इस सिस्टम को भी समझना पड़ेगा। संविधान में कितनी बार तब्दीली हुई है। जिसको जो अच्छा लगता है बदल लेता है, जिसको जो सूट करता है उसी तरीके से बदल लेते हैं। आजकल संविधान के नाम पर, धर्म के नाम पर हर रोज नई बात चलती है। बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बीच बीच में टॉपिक को बदल जाऊं क्योंकि आप सब लोगों को आज समय कम है, देखना है। सबसे बड़ी बात यह है, आप खुद समझें और अपने बच्चों को समझाएं। वर्तमान हालात देश के लिए ठीक नहीं है। बात आती है हिंदू और मुस्लिम की। यह सत्य बात है, हिंदू और मुस्लिम दो धर्म है। जब 1947 में धर्म के नाम पर देश अलग हुए थे, तो अब इस देश में रहने वाले मुस्लिमों को बात अपना कहने का कोई हक नहीं है। मैं खुला लाइव में कह रहा हूं, कोई बुरा मानने की बात नहीं, सच बात यह है। और रहते भी हैं, अच्छी बात है। हर दूसरा आतंकवादी मुस्लिम क्यों? इस देश में रहकर, इस देश का अन्न पानी खाकर, इस देश की हवा में सांस लेकर, इस देश के खर्चे पर टैक्स के रूप में पैसे पर उनको सुविधाएं क्यों? उनको, इनको जो जब जीतता है पाकिस्तान तो मिठाइयां बांटते हैं, जब जीतता है भारत तो पत्थर मारते हैं। क्यों? इस देश में रहने वाला वो हर व्यक्ति मेरा भाई है, मेरा प्रिय है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो इस भारत देश से प्यार करता है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हम उसके खिलाफ हैं जो भारत देश की हवा में सांस लेकर खालिस्तान के लिए सपना देखता है। हम उसके खिलाफ हैं जो भारत देश में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है। क्या ये गलत है? ठीक है। जो पाकिस्तान का नारा लगाता है उसको वो ठीक जी जी बिल्कुल। जो भारत में रहकर, भारत का देश में रहकर और बात करता है पाकिस्तान जिंदाबाद, हम उसके खिलाफ हैं। वो मुस्लिम हमारा भाई है, वो सिख हमारा भाई है, क्रिश्चियन हमारा भाई है, जो भारत देश की बात करता है, भारत के विकास की बात करता है और भारत माता की जय बोलता है। हम सबको गणतंत्र दिवस के अवसर पर और शहीदों के इस देश अवसर के ऊपर में संतोष रहना चाहिए। अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि रियल शिक्षा क्या है। एक पाश्चात्य साहित्य का बहुत असर पड़ गया हमारी संस्कृति पर। हमारे बच्चे भटकते जा रहे हैं, संस्कार नहीं है, मां बाप अकेले हैं,
वृद्धाश्रम बने हुए हैं। क्या है ये हमें नष्ट करने का सबसे आसान तरीका है। किसी राष्ट्र को नष्ट करना है तो उसके युवाओं को, उनके बच्चों को भटका दो। आज हमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि सिस्टम को समझें। चलो खैर हो जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हाँ, बहुत ही जोश और ज्ञान के साथ जो है आपने सभी को जोशीला एकदम बना दिया है। और मैं आदरणीय संजय जी आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, कृपया अपने विचार। समाचार कैरी मीडिया समूह मुख्यालय में पहुंचे सभी सम्मानित जनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं केवल इतना कहूंगा कि संविधान किसी भी देश की आत्मा है। संविधान के जरिए यह तय किया जाता है कि उस देश का भविष्य क्या होगा और उस देश में कौन सी नीतियां होंगी जो देश को आगे विकास के मार्ग पर ले जा सके। तो संविधान का मूल उद्देश्य यही है कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को हम सब न केवल बनाए रखें अपितु अपनी प्राथमिकता पे रखें, क्योंकि देश है तो हम हैं। और अगर देश का अस्तित्व ही नहीं है या देश तरक्की की राह पर नहीं है तो हमारा विकास कैसे हो सकता है। इन सब दीवारों को तोड़कर जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के विवादों को तोड़कर केवल राष्ट्र निर्माण, श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अगर हम अपने आप को रखें तभी यह राष्ट्र जिंदा रहेगा, हम सब जिंदा रहेंगे। और मुझे गर्व है, मुझे खुशी है कि समाचार कैरी मीडिया समूह का यही उद्देश्य है, श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण किस तरह से हो। और समय समय पर उसके लिए समाचार कैरी मीडिया समूह उन श्रेष्ठ जनों को सम्मानित करने का प्रयास करता है जिन्होंने किसी भी रूप में अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज की उन्नति के लिए कोई छोटा सा योगदान भी दिया है। तो समाचार कैरी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। उनको सम्मानित कर समाचार कैरी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अपने दायित्वों को निभाने में हमेशा सक्रिय रहा है। मुझे गर्व है और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आओ हम सब मिलकर के उन नापाक मंसूबों को ध्वस्त करें जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। अपने छोटे और तुच्छ स्वार्थों को हम छोड़ करके केवल राष्ट्र की बात करें, विकास की बात करें। और ये सब हम अपने लिए करें ताकि हमारे आने वाली नस्ल, हमारी पीढ़ी और भारत देश का भविष्य वो सब चीजें सीख पाए जो आज हम वर्तमान में जी रहे हैं। जिस शैली में हम जी रहे हैं या जिस तरीके से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो बच्चों पर एक अमिट छाप छोड़ रहा है। और आने वाला भारत का भविष्य तभी सुरक्षित हो सकता है जब हम अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से यह सुनिश्चित करें कि हम श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। और इस 76वें गणतंत्र दिवस के पूर्व आयोजन पर मैं सभी को पुनः बधाई देता हूं, अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि यह गणतंत्र दिवस हम सब के लिए एक नया संकल्प लेकर के आए कि आज से जहां पर हम हैं, जिस हाल में हैं, हम आज ये प्रण करें कि हम अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान देंगे, अपने बच्चों को वो संस्कार देंगे, वो शिक्षा देंगे कि उनके लिए राष्ट्र प्रथम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय जी। और मैं बड़े सादर के साथ आमंत्रित करती हूं आदरणीय MP शर्मा जी, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं ब्राह्मण जागृत सभा के। सबसे पहले मैं समाचार कैरी के मुख्य संपादक
हमारे राजेश शर्मा जी, संपादक संजय शर्मा जी, नीलम त्रिखा जी और समाचार 40 समूह के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतने कम समय में और बहुत ही अपना नाम रोशन किया है। पूरे पंचकुला, पूरे ट्राई सिटी, हरियाणा में, हिमाचल में, पंजाब में समाचार कार्य ने जो अपनी गतिविधियों से अपना नाम कमाया है, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप समाज के बहुत ही ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं। आज के जो कार्यशाला है वो शहीदों का भारत, उनके सपनों का भारत कैसा हो। हमारे देश की जो आजादी है वो बहुत से शहीदों की कुर्बानियों से हमें मिली है। सुभाष चंद्र बोस, जिनका कल ही 23 जनवरी को जन्मदिन था, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, आजाद और लाला जगत नारायण जी, बहुत से शहीदों ने, लाखों शहीदों ने कुर्बानियां दी। जब हम जाके हमारा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान हमारे देश की आत्मा है। संविधान हमारे देश का एक कानून है। संविधान के तहत ही हमें ये हमारा देश चलता है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उनका विभिन्न क्षेत्रों में उनका क्या विधान है, क्या उनकी योजनाएं हैं, कैसे उनको कार्य करना है, ये हमारा संविधान ही बताता है। हमारे संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनके लीगल एडवाइजर थे श्री BN राव। उन्होंने बहुत ही 299 सदस्य थे, पूरे सदस्य थे, उनमें बहुत ही मेहनत के बाद कई देशों का उन्होंने अध्ययन किया। जो BN राव थे वो बहुत से देशों में गए, वहां के संविधान को पढ़ा और सबों को एकत्रित करके हमारा उन्होंने संविधान बनाया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने हमारे संविधान को स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में हमारा नया विधान लागू हुआ। अब ये देखना ये है कि जो हमारे शहीदों का भारत है, जो उनके सपने थे, क्या आज हम उन सपनों में जी रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं जी रहे हैं। हमारा कोई राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। अभी हम देश के बारे में नहीं सोचते, हम निज हित के बारे में सोच रहे हैं। देश का चरित्र जब बनता है जब हम निज हित को छोड़ के जनहित के बारे में सोचेंगे, राष्ट्र हित के बारे में सोचेंगे। हमारा जो चरित्र है वो जब तक राष्ट्रीय चरित्र नहीं बनता तब तक हमारा देश पूरी संलग्नता से अपना विकसित नहीं होगा। हम अपने निज हित के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जब हम हमारे बच्चों को राष्ट्रीय चरित्र के बारे में बताएंगे, जब बच्चे राष्ट्रीय चरित्र और उनका राष्ट्र निर्माण करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे जो राजनेता है, हमारी जो एजुकेशन प्रणाली है, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, वो हमें पूरा दे नहीं पाए। हमारी जो शिक्षा है उसके अंदर जब प्राइवेटाइजेशन हो गया है, प्राइवेट लोग अपना धन कमाने के चक्कर में जो हमारे बच्चों को मूलभूत शिक्षा देनी चाहिए वो शिक्षा नहीं मिल रही है। हमारी जो शिक्षा है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है। हमारी शिक्षा लेके हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे बच्चे विदेशों की ओर देख रहे हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसको रोजगार मिले। जब तक हमारी शिक्षा के अंदर हमारा पूरा रोजगार उन्मुख परियोजनाएं नहीं आएंगी, तब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे पूर्णतः। और दूसरा, हमारे बच्चे पाश्चात्य संस्कृति तक भाग रहे हैं। हमें अपने बच्चों को संस्कार देने होंगे ताकि वो पाश्चात्य संस्कृति तक नहीं भागे। हमारा उनका राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए। हमारे देश की जो सभ्यता, हमारे देश की जो संस्कृति है, उसका एक अपना अहम स्थान है। भारत वर्ष जो है हमारा विश्व गुरु रहा है। हमारे देश की संस्कृति जैसी कोई संस्कृति नहीं। हमारा देश ऋषि मुनियों की पावन धरा है। हमारा देश साधु संतों और सिद्ध पुरुष की तपोभूमि है। यहाँ गाय है, गंगा है, गीता है, गायत्री है, वेद है, पुराण है, संस्कृति है, संस्कार है, त्योहार है। अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। हम अपने बच्चों को संस्कार दें। मातृदेवो भव, ये हमारे संस्कार हैं। माता जो हमें जन्म देती है वो देव के समान को कहा गया है। पितृदेवो भव, पिता जो हमारे लालन पालन करता है, हमें आजीविका का लायक बनाता है, उसको देव कहा गया है। आचार्य देवो भव, आचार्य जो हमें आचरण करना सिखाता है, जो हमें शिक्षा देता है,
उसको भी देव माना गया है। अतिथि देवो भव, अतिथि जो बिना तिथि को आने वाला, जो एकदम कोई आ जाए वो भी देव माना गया है। और राष्ट्र देवो भव, हमने अपने राष्ट्र को भी देव माना है। अब अपने बच्चों को संस्कार दें। मातृशक्ति बैठी है, मैं उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि वो अपने बच्चों को संस्कार दें। अगर किसी बच्चे को संस्कार ना दिया जाए तो वो सारी उम्र रोएगा। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वो 2 घंटे रोकर रह जाएगा। अगर संस्कार ना दिया जाए तो वो सारी उम्र रोकर रह जाएगा। तो अपने बच्चों को संस्कार दें, बच्चों को पाश्चात्य संस्कृति से अलग रहने को कहें। हमारे बच्चा नशे ना करें। हम अपने बच्चों को जब तक संस्कार देंगे तभी वो आगे उनका राष्ट्रीय चरित्र बनेगा। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मातृशक्ति से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बच्चों को संस्कार दें और निज हित के बारे में हम ना सोचें, जनहित के बारे में सोचें, तभी हमारा राष्ट्रीय चरित्र बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय MP शर्मा जी। और इसके बाद मैं आदर के साथ सोमेश शर्मा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ, जो कि योगाचार्य हैं और एक बहुत बड़े समाज सेवक के रूप में अपनी सेवाएं पूरे समाज को दे रहे हैं। नमस्कार जी, मैं सबको पहला समाचार तैयारी हूँ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 51ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਨਹਿਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। क्यों? ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ 1% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੇਟ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। जय हिंद। बहुत ही बढ़िया। और इसके बाद आदरणीय उषा जी, उषा गर्ग जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, अपने विचार दें। धन्यवाद सोमेश शर्मा जी। मिट गए मिस्र रोमा यहाँ से, मिट गए मिस्र रोमा यहाँ से। एक बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, एक बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। पूरे विश्व में जगत गुरु कहलाने वाला सोने की चिड़िया हमारा देश बदकिस्मती से गुलाम हो गया। अंग्रेजों ने, मुगलों ने इसे खूब लूटा। हमारे देशभक्तों की शहीदियां, कुर्बानियां रंग लाई। 6,28,000 वीरों की कुर्बानियों से हमारा देश आजाद हुआ। आजाद तो हो गया, मगर हमारे देश का कोई अपना कानून नहीं था। पृथ्वी कानून में बंधी होती है, दिन के बाद रात होती है, सूर्य सुबह चढ़ता है, शाम को छुप जाता है। तो देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता थी। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को इसे समिति ने सर्वसम्मति से इसे पास किया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। पर हमारा देश क्या शहीदों के सपनों का भारत बन पाया है? जो हमारे शहीदों ने सोचा था, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियां दी, फांसी के रस्सों को चुना था, वो अब हम नहीं देखते। हमारे देश का युवा बाहर को जा रहा है क्योंकि उसे यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा। शिक्षा उन्हें रोजगार नहीं देती। बहुत से लाखों हमारे युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे राजनेताओं की गलतफहमियों के कारण हमारे देश में जो योजनाएं बनाई जाती हैं, 5 साल योजनाएं, बहुत अच्छी योजनाएं बनाई जाती हैं, मगर उन पर अच्छे से अमल नहीं किया जाता। उनमें कहीं ना कहीं क्यों ये हमारे राजनेता
जिन्हें हम चुनते हैं, पहले कस्में खाते हैं, हमारे पांव पड़ते हैं, बाद में थोड़े दिनों के बाद ही वो धन कुबेर बन जाते हैं। अगर हमारा राजनेता हम अच्छे चुनेंगे, हमारे देश में अच्छे राजनेता लेकर आएंगे, हमारे देश का विकास होगा, हमारे युवाओं जो हमारे कल के नेता हैं वो अपनी जिम्मेवारी को संभालेंगे। और हमारा फर्ज बनता है, हमारी मातृशक्ति का, सभी माता पिता का, सभी का फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें, ताकि देश के लिए वो कुर्बानी के, जैसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि स्वाधीनता की देवी बलिदान मांगती है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हर युवा के, हर बच्चे के मन में ये जज्बा होना चाहिए कि देश के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। धन्यवाद। जी जी जी। अब साहित्य संपादक नीलम त्रिखा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आए हुए सभी आदरणीयों को मैं नमन करती हूँ। और जी हाँ, कि जिसे मेरे देश की मिट्टी से प्यार नहीं है, फिर वो यहाँ भी रहने का हकदार नहीं है, हकदार नहीं है। तो सबसे पहले देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर हम सबको राष्ट्रहित के लिए बात करनी चाहिए। और जी हाँ, देश जो है इस वर्ष 17वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। संविधान जो शासन और प्रशासन को कंट्रोल करता है, तो आप सभी देख रहे हैं कि आज जो है मेरे सपनों का भारत कैसा है, किस तरह से संविधान का मजाक उड़ाया जाता है। जब हर व्यक्ति को समान नजर से हमारे संविधान ने देखने के लिए बोला है, तो वीआईपी कल्चर क्यों है? क्यों हमारी सड़कों पर आए दिन बड़े बड़े काफिले जब गुजरते हैं तो आम जनता परेशान होती है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी कई बार इतनी फंसी हुई होती है। तो क्यों नहीं सोचा जाता जिनको हमने चुनकर भेजा है, जो मूलभूत हमारी समस्याएं हैं, उनके बारे में क्यों बात नहीं की जाती? आम लोगों के बीच में रूबरू होकर क्यों नहीं उनसे आम मिला जाता, आम इंसान बन के मिला जाता, जो स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, सुरक्षा की बात करें या युवाओं के रोजगार की बात करें। तो हर बात पर चर्चा होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, रोज होना चाहिए। मुझसे पहले सभी ने बहुत ही अपने विचार दिए हैं, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। लेकिन आज बहुत बड़ा विषय है। मुझे लगता है कि हर वो जागृत नागरिक उसको सोचना होगा कि हमारा संविधान, जो जिन्होंने हमें इस तरह की आजादी दी है, बात करने की आजादी दी है, वो अंदर ही अंदर अपने विचार मत रखे। अब मौका है, क्योंकि अब बहुत जल्द ही फिर से परिवर्तन की ओर मेरा भारत है। तो जब तक आप अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। आइए राष्ट्रहित के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत। जी रेणु जी, जी स्वागत। हमारा संविधान, सभी कहते हैं वो गाइडलाइन है, वो हमें बताएगा। हमें तो बचपन में यही पढ़ाया गया था, अनेकता में एकता। कहाँ है? मैं ढूंढती हूँ कहाँ है इस समाज में। छोटे को आज भी छोटा गिना जाता है और जात पात में बांट जाता है। हम एक कहीं ऑफिस, छोटे से ऑफिस में भी जाते हैं, वहाँ सबसे पहले वो देखते हैं ये सरकारी नौकर है, ये वीआईपी है, तब उसकी फाइल आगे बढ़ाई जाती है। एक साधारण जो आदमी है, मुझे लगता नहीं वो एक तरफ एक कोने में झुका खड़ा है। और हम बढ़ा क्या रहे हैं? मुफ्त का खाना, मुफ्त का रहना, मुफ्त का सब कुछ। वो कहाँ से मिल रहा है? हमारे बच्चों के टैक्स से जो आईटी कंपनियों में काम कर रहे हैं। कभी आपने सोच के देखा कि उनका 30 से 40% कट जाता है? जो हमारे कहाँ हमारा, हमें ये भी नहीं पता। एक जो सरकारी नौकर नहीं है, क्या उसके पास पेंशन है? एक घर में बुजुर्ग जिसने 60 साल काम किया, चाहे उसने प्राइवेट नौकरी की, क्या उसके पास कोई सिक्योरिटी है? नहीं है। उन्होंने अपना पेट काट काट के जो पैसा इकट्ठा किया है, उसमें भी टैक्स लगाया जाता है। हमें विचार करना चाहिए और हमें राष्ट्र हित की बात करनी चाहिए। जब तक हमारे जज्बात हमारे पूरे देश के वासियों के लिए नहीं होंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम आगे नहीं बढ़ सके।
हमें सोचना पड़ेगा, हमें अपने युवाओं, अपने बच्चों, अपने एजुकेशन सिस्टम और इन सब के लिए सोचना पड़ेगा। संविधान रोज रोज अपने फायदे के लिए बदलना अच्छी बात नहीं है। ये हमारे नेताओं को दिखाना होगा, श्रेष्ठ भारत बनाना होगा। यही हमारे गणतंत्र दिवस का संदेश है। केवल उसको मनाने नहीं है, उसके प्रति देशभक्ति की भावना और सबके लिए प्यार की भावना, राष्ट्र के प्यार की भावना, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की भावना को जन्म देना, यही मेरा भी संदेश है। धन्यवाद। गुलशंकर दर्जी जी, 1 मिनट में। कोशिश की है, सबने बहुत सारी बातें बता दी थी। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, अब समय आ गया है कि हम मूल्यांकन करें कि जिस प्रेरणा के साथ, जिस उद्देश्य के साथ हमारा संविधान आया था, क्या हम उस संविधान के मुताबिक चल रहे हैं? क्या हमारी सरकारें के बाद, क्या हमारे राज्य नेता जो राजनेता हैं, क्या हमारा प्रशासन उसके अनुसार चल रहा है? मेरे मुताबिक ये नहीं चल रहा है। बात करते हैं सुरक्षा की कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को कायम कर दिया है, सुरक्षा कायम कर दी है। क्या किसी राजनेता में हिम्मत है कि अपने पर्सनल गार्ड के बिना हमारे यहाँ पे एंटर कर जाएंगे? मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, 10-10 हजार लोग की सुरक्षा के लगे होते हैं। जो वो सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक क्या सुरक्षित होगा? कहने की बातें कुछ और है, करने की बातें कुछ और होती हैं। जब तक मन, वचन और कर्म से हमारे राजनेता ये शपथ नहीं लेंगे कि हम संविधान के मुताबिक चलेंगे, जो कुछ संविधान हमारे देशभक्तों ने कुर्बानी देकर संविधान को बनाया है उसके मुताबिक नहीं चलेंगे, इस देश में हम सुरक्षित नहीं है। बात आती है रोजगार की। बताइए, क्या फ्री बीज देने से, क्या फ्री में अनाज देने से, क्या फ्री में 10,000 रुपए 2,000 रुपए अकाउंट में डालने से क्या आत्मसम्मान बढ़ता है? आत्मसम्मान तब बढ़ेगा जब हम उनको रोजगार देंगे, उनको काबिल बनाएंगे, उनकी स्किल डेवलपमेंट करेंगे। सिर्फ वोट की राजनीति, पहले कहते थे कि फलानी पार्टी ने फ्री बीज दे के इलेक्शन जीता है, तो आप क्या कर रहे हो? हमें वक्त आ गया है इस बात को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो इनकम टैक्स जो हम देते हैं वो सही जगह पर जाए, इन फ्री बीज में ना जाए और वोटें खरीद कर राजनीति ना करें। राजनीति करनी है तो अपने व्यवहार को, अपने संस्कार को, अपने कार्यशैली को ऊंचा उठाएं। भारत माता की जय। भारत माता की। बहुत अच्छा जी। अब कार्यक्रम का एक पोर्शन समाप्त होगा। ये वह सब खड़े हो गए, जय बोले महात्मा गांधी। अभी इस कार्यक्रम का एक पार्ट अगला शुरू करते हैं। कैमरे पर सबके साथ भाई, कैमरा सबके पास एक बार, सभी कैमरे बाजो। जो पीछे है ना, पर्दे पीछे हो गए, आगे जाओ, सभी आगे आ जाओ। हाँ, आ जाओ, हाँ आ जाओ, आ जाओ, सब आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आ जाओ, सब आ जाओ जी। जो पर्दे पीछे सब आ जाओ कैमरे के सामने एक बार। हाँ